नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी, मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर कौन सी खबरें हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले हम एडटेक कंपनी बायजूस की खबर का विश्लेषण करेंगे। कतर के साथ सॉवरेन वेल्थ फंड ने बायजूस से $245 मिलियन की वसूली के लिए हाई कोर्ट में केस किया है। इसके बाद शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों के लगातार बढ़ रहे निवेश पर भी बात होगी। साल भर में डीआईज ने शेयर बाजार में 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। अगली खबर अस्पतालों में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के है। करीब 15,000 अस्पतालों ने कुछ कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस पर कैशलेस उपचार की सुविधा बंद कर दी है। अंशुमान सर से समझेंगे कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। इसके बाद अमेरिका में फेडरल रिजर्व और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बढ़ती खींचतान पर बातचीत होगी। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर को पद से हटाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद हम बात करेंगे टैरिफ से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को एक और टैरिफ की धमकी दी है। जो देश अमेरिका की टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाएंगे उनके ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की बात कही गई है। और अंत में भारत पर कल से लागू हो रहे 25% पेनाल्टी के टैरिफ पर भी बात होगी। इस टैरिफ की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार भी दबाव में ही कामकाज कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस से जुड़ी खबर के साथ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजूस रविंदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड ने बायजूस रविंदर ने $235 मिलियन की वसूली के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड ने रविंद्रन की कंपनी बायजूस इन्वेस्टमेंट को कर्ज दिया था और उस कर्ज की गारंटी खुद रविंद्रन ने ली थी, लेकिन कंपनी और रविंद्रन ने कर्ज लौटाने पर डिफॉल्ट किया है। जिसके बाद कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। सर, ये बायजूस का पूरा मसला है क्या? बायजूस लगातार मुश्किल में है और ये विपुल जी 2022 सितंबर का मामला है जहां से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था, जब कतार होल्डिंग ने करीब करीब $150 मिलियन के आसपास की फंडिंग दी थी बायजूस को। और ये लोन बायजू रविंद्रन की पर्सनल गारंटी पर दिया गया था, जो को फाउंडर और प्रिंसिपल शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, जिसका नाम थिंक एंड लर्न है। और ये जो पैसा था ये आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, जो आकाश कोचिंग था, उसकी खरीदारी में इस्तेमाल किया गया था, जिसका एक्विजिशन किया था। ये पूरा मामला था। अब इसके बाद बायजूस की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, कंपनी ये कर्ज वापस नहीं चुका पाई और इसलिए कतार के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अपनी जो सब्सिडरी है कतार होल्डिंग एलएलसी के जरिए, उसके जरिए अब एक कानूनी मुकदमा शुरू किया है। और ये हाल फिलहाल के वर्षों में पहला अपने तरीके का मामला है जिसमें कि किसी विदेशी निवेशक ने किसी सॉवरेन वेल्थ फंड में भारत के किसी स्टार्टअप पर इस तरह से मुकदमे की व्यवस्था भारतीय पक्ष के भीतर शुरू की है, क्योंकि बायजूस इससे पहले भी कई सारे कानूनी मामलों में पैसे की देनदारी में फंसी हुई है। जी, इस बीच बैंकों और एनबीएफसी के लिए एमएसएमई और ऑटो सेक्टर में फंसते कर्ज नई चिंता बन गए हैं। क्रेडिट ब्यूरो CRIF के आंकड़े बताते हैं कि इस साल मार्च के अंत तक एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज लेने वालों में 22% हिस्सेदारी ऐसे लोगों की है जिन्होंने 3 से 5 बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। इस ट्रेंड की वजह से कर्ज के फंसने की आशंका रहती है। सर, एनपीए के ताज़ा आंकड़े एमएसएमई और ऑटो सेक्टर पर दबाव के बारे में क्या कुछ तस्वीर सामने दिखा रहे हैं? देखिए, ये एक और चिंताजनक तस्वीर है बैंकिंग सेक्टर की। हम लोग लगातार बैंकिंग सेक्टर के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। इसे कई सारे ताजा संदर्भों में भारत पर टैरिफ, छोटे उद्योगों के लिए निर्यात की चुनौतियां, इनके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। CRIF की रिपोर्ट बता रही कि एमएसएमई बारोवर छोटे उद्योगों पर जबरदस्त दबाव है और इनके एक्टिव लोन्स बढ़े हैं करीब करीब 22%, लेकिन इनके एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं। और यहाँ अब पेमेंट साइकिल फंसने से, लोग कंपनियों को ऑर्डर समय से ना मिलने से, भुगतान समय से ना मिलने से एमएसएमई लोन अब बड़ा स्ट्रेस बन रहे हैं।
इसके साथ इंडिविजुअल बिजनेस लोन भी हैं, जो लोगों ने अकेले अपने एक छोटे कारोबार को शुरू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ले रखे थे, जो कि पर्सनल लोन जैसे बिजनेस लोन थे। वो भी एक बड़ी चुनौती है कंपनियों के, बैंकों के लिए, जो अभी तक चुकाए नहीं जा रहे हैं। एक नया हिस्सा भी निकल कर आया है जो व्हीकल फाइनेंस का है, जो पहली बार हमें स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। यानी जो कमर्शियल व्हीकल्स खरीदे गए हैं कम बैंकों से, उनके उनमें भी अब किस्तें टूट रही हैं, प्रॉपरली उनके कर्ज चुकाए नहीं जा पा रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस के बाद अब इस सूची में व्हीकल फाइनेंस भी शामिल होंगे। जी। इस बीच बीते एक साल के दौरान भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ने के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जम करके खरीद की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 250 कारोबारी दिनों के दौरान शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। इनमें अधिकतर निवेश म्यूचुअल फंड का है। वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। जुलाई से अगस्त में अब तक ही विदेशी निवेशक करीब 40,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। सर, डीआईएस जो खरीद रहे हैं, क्या उससे वाकई में विदेशी निवेशकों की बिकवाली की भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल जी, इस आंकड़े को हम कई तरह से समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और समझना जरूरी भी है निवेशकों के लिए। इस आंकड़े को अगर आप इस नजरिए से देखें कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, बाजार से जितनी बिकवाली हमने विदेशी निवेशकों की देखी और बाजार में जो तेज गिरावट आई है, उसे सपोर्ट देने के लिए यही भारतीय निवेशक थे, डीआईआई थे। और इनकी बाइंग का आंकड़ा जो है वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से और 2022 का की जो हमने गिरावट देखी थी उससे कहीं ज्यादा है, और इसीलिए रिकॉर्ड बाइंग का आंकड़ा जो हमारे सामने निकल कर आया है। लेकिन इससे ये आंकड़ा अगर आप विपुल जी देखें तो जो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल कर ले गए $40 बिलियन का, उससे लगभग डबल है। एक पहलू तो ये है, लेकिन दूसरा पहलू जो मैं देखना पड़ेगा कि पिछले 12 महीने के दौरान भारत के बाजार आमतौर पर फ्लैट है, उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो ये डीआईएस का ये जो इन्वेस्टमेंट आया है, ये निवेशकों की दृष्टि से उनके लिए बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला साबित नहीं हुआ है। तो भारतीय बाजारों को तो सहायता मिली है, लेकिन अगर बाजारों में तेज रिकवरी नहीं आई तो ये निवेश फिर जो छोटे निवेशक हैं, जिन निवेशकों का पैसा बाजार में आ रहा है खासतौर से म्यूचुअल फंड के जरिए, उन्हें निराश करेगा। हालांकि अभी भी एसआईपी बने हुए हैं, निवेश जारी है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये कि फिर भी इसके बाद जो बात हम लोग बार बार चर्चा में कहते हैं कि बाजार में मोमेंटम नहीं बन पाता है जब तक विदेशी निवेशक मौजूद नहीं होते। और ये हमें लगातार दिख रहा है कि ठीक है, बाजार के पैर नहीं उखड़ रहे हैं, गिर रहा है, पर बढ़ भी नहीं रहा है। अगर आपने पिछले एक साल पहले शेयर बाजार में पैसा लगाया होता तो एक साल बाद आज इस समय इस स्थिति में अगस्त के अंत में आपके रिटर्न आमतौर पर फ्लैट ही होते, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। तो ये बड़ी दुविधा है कि भारत में छोटे निवेशक बाजार को चलाए तो रख सकते हैं, पर इस भारत के निवेशक अगर अपनी अपनी इनकम में, अपनी कमाई में बाजार से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो फिर विदेशी पूंजी, स्मार्ट मनी की जरूरत होगी। जी। इस बीच अस्पतालों में कई बीमा कंपनियों के बीमा प्लान पर कैशलेस उपचार की सुविधा रोकी जा रही है। ताज़ा मामला बीमा कंपनी बजाज एलियांस के हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। देश भर के करीब 15,000 अस्पतालों ने 1 सितंबर से बजाज एलियांस के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर कैशलेस उपचार की सुविधा बंद करने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में मैक्स, मेदांता जैसे बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। सर, ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, ये कैशलेस क्यों बंद कर रहे हैं और इसका क्या असर देखने को मिल रहा है? ये बड़ी चुनौती है भारत के बीमा उद्योग के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। दो तीन चीजें संदर्भ में समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था पिछले साल, जिसमें कहा गया था कि कैशलेस सुविधा डिनाई नहीं की जानी चाहिए किसी भी तरह से, अगर किसी व्यक्ति ने कैशलेस सुविधा की पॉलिसी ले रखी है। लेकिन अब यहाँ विवाद ज्यादा बड़ा हो गया। नाम जैसे आपने बताया, मैक्स, वेदांता जैसे, इन्होंने बजाज अलायंस के तो कैशलेस क्लेम बंद ही कर दिए। इसके अलावा टाटा एआईजी, स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ जैसे कंपनियों के साथ भी कैशलेस बंद होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिम्बर्समेंट के रेट हैं, यानी जो इलाज कराने पर बीमा कंपनियां पैसा वापस देती हैं अस्पताल को, उनको लेकर गहरा डिस्प्यूट है। अस्पतालों ने अपने रेट्स पिछले एक साल में बढ़ा दिए हैं, जबकि बीमा कंपनियों ने अपने रिम्बर्समेंट के रेट वहीं रखे हुए हैं। और इसलिए अब अंततः अस्पतालों ने उसको ऑनर करना ही बंद कर दिया, उस पॉलिसी को जिसे लोगों ने खरीद रखा था। जो सामान्य लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी, उनको ये सब पता नहीं है पेज के पीछे क्या हो रहा है, किस रेट पर बीमा कंपनी और सरकार अस्पताल के बीच डील हुई थी। वो कैशलेस का क्लेम फाइल करते हैं,
अस्पताल ये कहता है कि इस सेवा की लागत 100 है, बीमा कंपनी कहती है कि सेवा की लागत 50 है, और वो डिस्काउंट कर देते हैं, कटौती कर देते हैं भुगतान में, और ये डिस्प्यूट अब इतना बड़ा हो गया कि अब सीधे सीधे कैशलेस की सुविधा बंद होनी पड़ रही है। हो यह रहा है कि जब आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपको सारा पैसा अस्पताल में कैश जमा करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, जो पहले जो नॉन कैशलेस व्यवस्था है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कैशलेस बंद हो गया, क्लेम मंजूर होने में देरी लगी हुई, तो फिर स्वास्थ्य बीमा की उपयोगिता ही क्या रह जाएगी, क्यों ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेगा। तो ये थोड़ी क्राइसिस अब ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि काफी सारे बीमा कंपनियां और कई बड़े अस्पताल अब इस मामले में सीधे टकराव की स्थिति में आ गए। जी, लेकिन सर आखिर में इस मामले के भीतर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से पूरा मामला इतना पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल जी, गलती नियामकों की है, गलती इसमें सरकार और नियामकों की है। ये काम देखते हुए नियामकों की यही जिम्मेदारी होती कि वो जो रेट्स हैं उनको रेट्स को रिवाइज करने की कोशिश करे। अगर अस्पतालों की लागत ज्यादा हो रही है तो वो बीमा कंपनियों को इस बात के लिए तैयार करे। अगर अस्पताल गलत पैसे मांग रहे हैं तो बीमा कंपनियों के बीच तालमेल बनवाया जाए। अब हो ये रहा है कि अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनकी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दवाओं का पैसा, सर्जिकल्स का पैसा, किराए, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। बीमा कंपनी अपने पुराने फार्मूले पर टिकी हुई है। बीमा कंपनियों का कहना यह है कि इसमें धोखाधड़ी है, अस्पताल गलत पैसा चार्ज कर रहे हैं और ज्यादा मोटा पैसा वसूलना चाहते हैं वो, इसलिए वो कैशलेस क्लेम्स में और ज्यादा चार्ज लगाते हैं, और धोखाधड़ी का खतरा है। और अगर अगर हम अस्पतालों के रेट्स मान लेंगे तो हमें प्रीमियम बढ़ाने पड़ जाएंगे। बीमा कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब अपना प्रीमियम बढ़ा देगी तो उसकी पॉलिसी की बिक्री में गिरावट आएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अस्पताल अपने लागत में कमी करें, कम पैसा लें, तभी हेल्थ बीमा पॉपुलर हो पाएगा। अब अस्पताल कह रहे हैं बीमा कंपनियां टाइम से पैसा नहीं देती हैं, बहुत तरीके के डिस्प्यूट हैं। बीमा कंपनियां अचानक किसी अस्पताल को ब्लैकलिस्ट कर देती हैं, जिससे उनका कारोबार खत्म हो जाता है। और IRDAI और वित्त मंत्रालय ने फिलहाल इस मामले में कोई दखल नहीं दिया है। तो ये भीतर की बात है कि नियामक और सरकार की एजेंसियां ये समझ नहीं पाई कि डिस्प्यूट इतना बड़ा है, और अचानक के आकर फिर बीमा धारकों के सर पे फट पड़ा, जिन्होंने बीमा ले रखा था और जिस उम्मीद में थे कि अगर उन पर कोई स्वास्थ्य संकट आएगा तो उन्हें बगैर किसी पैसे के इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेंट्रल बैंक के बीच खींचतान अब बढ़ने लगी है। ताज़ा घटनाक्रम में ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने की घोषणा की है। लिसा कुक पर मार्केट एग्रीमेंट में झूठ बोलने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। ट्रंप ने कहा कि कुक को पद से हटाने के लिए उनके पास पर्याप्त वजह हैं। दूसरी तरफ लिसा कुक ने कहा कि ट्रंप के पास उन्हें हटाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। सर, फेडरल रिजर्व को लेकर के ट्रंप के आदेश को किस तरीके से समझा जाए, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, फेडरल रिजर्व के बोर्ड में ट्रंप अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, और ये लड़ाई अब सीधे सीधे एक गवर्नर को हटाने तक आ गई। फेड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति ने खुद ये कहा अपने स्वयं से कि हमने लिसा कुक को हटा दिया है, और लिसा कुक ने जवाब में कहा कि नहीं, मुझे व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, मैं अपने पद पे कायम हूं, मैं काम करूंगी। गंभीर मामला यह है कि फेडरल रिजर्व की मौद्रिक स्वतंत्रता इससे खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी फेडरल रिजर्व के गवर्नर को राजनीतिक कारणों से हटाना अभी तक अमेरिका के इतिहास में नहीं देखा गया। बाजार चूंकि फेड की स्वायत्तता को, गैर राजनीतिक साख को और फैसले लेने में आजादी को महत्व देते हैं, इसलिए ये भविष्य में फेड की स्वाधीनता और कम होने, राजनीतिक रूप से लोगों को नियुक्त किए जाने और बाजार में जबरन ब्याज दरों में कटौती के लिए फेड पर दबाव बनाने जैसी परिस्थितियों की तरफ जाने का इशारा करता है, और इसलिए इसको लेकर चिंता है। विदेशी निवेशकों का भरोसा इससे टूट रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पॉलिटिकली रेट तय होने लगे तो फिर तो फेड रिजर्व का चलना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेजरी यील्ड बढ़ने के संकेत हैं, बाजारों में भी कल हमें अस्थिरता दिखाई दी। और अब ये जो टकराव है, ये टैरिफ से जुड़ी हुई चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग इसे रिस्क प्रीमियम मान रहे हैं अमेरिका के बाजार में। फेडरल रिजर्व के साथ जो ट्रंप का टकराव है वो निवेश के लिए एक रिस्क प्रीमियम जैसा दिखाई दे रहा है। मामला यह है कि अगर लिसा कुक अपना पद नहीं छोड़ती है तो ये फिर अदालत में जाएगा, जहां पर और ज्यादा फेडरल रिजर्व के अधिकारों और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर और ज्यादा खींचतान होगी। जी सर, अभी जो ट्रंप का आदेश है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर किस तरीके से समझा जाए इस पूरे ऑर्डर को जो है? पहले सबसे सीधा असर हमें दिखाई पड़ा डॉलर पर। कल डॉलर में तेज गिरावट दिखाई दी, डॉलर इंडेक्स और टूट गया, करीब करीब
97 के आसपास आ गया, क्योंकि फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता में जैसे ही सवाल उठते हैं, डॉलर की स्वाधीनता को, डॉलर पर दबाव बनता दिखाई देता है। और बार बार ऐसी घटनाक्रम से फिर डॉलर की वैसे भी साख पूरी दुनिया में गिर रही है। हम बताते भी रहे कि दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बाहर निकल रहा है, युआन और बाकी करेंसीज आ रही हैं। ऐसी स्थिति में डॉलर की कमजोरी और ज्यादा बढ़ेगी। और डॉलर की कमजोरी का असर यह है कि जो पूंजी है, जो अमेरिका में लगी हुई पूंजी, अमेरिका के बॉन्ड्स में लगी हुई पूंजी है, वो गोल्ड या वो यूरोप के बाजारों की तरफ जाएगी, जहां पर बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स स्वाधीन है और स्वायत्त ढंग से काम कर रहे हैं। तो तात्कालिक तौर पर बाजार में इसको हमने बेचैनी दिखाई दी, मुद्रा बाजार में बेचैनी दिखाई दी, बॉन्ड बाजार में थोड़ी हलचल दिखाई दी। और अगर ये फैसला लागू होता है, जबरन हटती है लीजा को, तो बाजार की प्रतिक्रिया और ज्यादा नकारात्मक हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी कि जो देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स थोपेंगे उनके खिलाफ अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि अतिरिक्त टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कि अमेरिकी टेक कंपनियों के ऊपर से डिजिटल टैक्स नहीं हटेगा। ट्रंप की इस धमकी को यूरोप के लिए एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यूरोप के कई देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की बात कह रहे हैं। सर, ट्रंप ने जिस डिजिटल टैक्स की बात की है, डिजिटल टैक्स टैरिफ की बात की है, ये कौन सा टैरिफ है और इस बात के मायने क्या है? देखिए, ये नया मामला खुला है ट्रंप की तरफ से, और जो दुनिया भर की आईटी कंपनियों को और बाजारों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा करेगा। ट्रंप ने कहा है कि जो देश अमेरिका की टेक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन पर एक डीएसटी, डिजिटल सर्विस टैक्स लगाते हैं, उनके ऊपर अमेरिका में भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने एक और कही, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि टैरिफ तो है, अमेरिका की से जो तकनीक और चिप्स का एक्सपोर्ट किया जाता है वो भी रोक दिया जाएगा, यानी इन देशों को ये नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रंप और बाइडेन दोनों का रुख इस मामले में एक जैसा था। बाइडेन भी बात पहले कह चुके थे कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं दुनिया के देशों में इन टेक कंपनियों पर, वो अमेरिका की कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं और चीन की कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, छूट देते हैं। और ट्रंप ने आज ये कहा कि अमेरिका जो है वो दुनिया के देशों का पिगी बैंक नहीं है, यानी पूरी दुनिया, अमेरिकी कंपनियां दुनिया के देशों की राजस्व वसूली के लिए नहीं है। इधर जो देश टैक्स लगा रहे हैं, जिसको डीएसटी कहा जाता है, उसे उसके पीछे उन देशों का तर्क ये है, जैसे यूरोपीय संघ है, यूके है, कनाडा है। भारत ने भी एक टैक्स लगा रखा था, जिसको बीच में बाद में हटा दिया गया था, शायद वो अमेरिका को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए। गूगल टैक्स जिसको भारत में कहा जाता है, विपुल जी आपको याद होगा, ये उसको भी हटा दिया गया था अभी हाल में ही। तो ये जो देश लागू करते हैं, उनका कहना है कि टेक कंपनियां लोकल रेवेन्यू पर टैक्स दें, क्योंकि उनका मुनाफा तो कहीं दूसरी जगह दर्ज होता है, वो प्रॉफिट्स वो अपने भारत से अपने उन दूसरे देशों में ले जाते हैं। पर जो यहाँ कम इस बाजार से जो कमाई कर रही हैं, चाहे वो यूरोप का बाजार हो या भारत का बाजार हो, वहां उन्हें टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भी इस बात की तैयारी की थी, और इस मुद्दे पर ट्रंप और बाइडेन ने कनाडा से डीएसटी पर व्यापार वार्ता भी रोक दी थी, जिसके बाद कनाडा डीएसटी को लेकर उसने अपना रुख बदला था। तो अब ट्रंप का ये खतरा इस बात तक ही नहीं है केवल कि वो टैक्स लगाएंगे, बल्कि दुनिया के देशों को अब तकनीक भी नहीं देंगे इस पर। ये बिल्कुल नया मोर्चा है डिजिटल टैक्सेशन के क्षेत्र में, जहां अब ट्रंप और दुनिया के देश आमने सामने खड़े होते दिख रहे हैं। लेकिन सर, ये जो नया टैरिफ है, इसका आप मार्केट पे, बाजार पे किस तरीके से इम्पैक्ट देख रहे हैं? सबसे ज्यादा तत्काल असर पड़ेगा आपको फ्रांस, यूके, ईयू और कनाडा जैसे देशों के ऊपर, क्योंकि जहां से कूटनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, ओईसीडी में जो टैक्स की वार्ताएं चल रही उन पर सीधा असर पड़ेगा। दुनिया के बाजार अभी ट्रंप के पहले मर्चेंडाइज टैरिफ से तो सेटल कर ही नहीं पा रहे हैं, और ये नई चीज आ गई है, और चूंकि अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, मेटा जैसी कंपनियां दुनिया के ज्यादातर बाजारों में मोनोपोली रखती हैं, उनकी सेवाएं वहां मौजूद हैं, तो इन कंपनियों पर से आने वाला रेवेन्यू अगर गिरता है, तो देश में उसके खिलाफ विरोध होगा, क्योंकि वो कंपनियां उनके बाजार से पैसा उठा रही हैं। ट्रंप ने बहुत चतुराई के साथ इसे अमेरिकी चिप्स और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से भी जोड़ दिया है, जो ये शर्त पहले केवल चीन के लिए पहले लगाई गई थी। तो अब दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां पर डिजिटल टैक्स होगा, वहां हो सकता है कल ट्रंप अनाउंस कर दें कि उनको चिप्स नहीं मिलेंगे या सेमीकंडक्टर की तकनीक नहीं मिलेगी। तो मामला गंभीर है, हो सकता है दुनिया के देश इस मामले में ट्रंप के फैसले का विरोध करें, अमेरिकी टेक कंपनियों पर सख्ती की जाए। लेकिन गूगल, मेटा या अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों का तत्काल इतना बड़ा विकल्प भी नहीं है। तो ये एक नया विवाद है जो आने वाले समय में शुरू हो रहा है। इसका असर हमें टेक कंपनियों के पर भी दिखाई देगा, और पूरी दुनिया की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं
ग्लोबल टेक कंपनियों को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनियों को लेकर, उस पर भी दिखेगा। यहाँ संदर्भ में एक चीज और कहना जरूरी है कि ओईसीडी ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले एक व्यवस्था की थी, जिसमें था कि जो एमएनसीज हैं उनके ऊपर एक खास टैक्स लगाया जाएगा दुनिया के देशों में, क्योंकि वो वहां से कारोबार करती हैं लोकल इकोनॉमी से, और उन पर एक टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिस पर पूरी दुनिया में सहमति भी बनी थी। अब वो भी सहमति इसके बाद खतरे में पड़ेगी। इस बीच बुधवार से भारत पर लगने जा रहे अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ का असर भारतीय करेंसी रुपए पर देखा जा रहा है। डॉलर का भाव 88 रुपए की तरफ बढ़ता जा रहा है। टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिस वजह से रुपए में गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई है। संभावना ये है कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक बाजार में मध्यस्थता कर सकता है। सर, ये बढ़े हुए टैरिफ का सबसे बड़ा और तुरंत पड़ने वाला असर क्या देख रहे हैं आप? कि विपुल जी, बोनस पॉइंट के दर्शकों को पता है कि जिस दिन से टैरिफ की बात हुई, हमने इसको एक एक टुकड़े में, एक एक हिस्से में आपको खोलकर बताया, और हमने ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इन टैरिफ को क्यों लगाए रखेंगे, नहीं हटाएंगे, और ये बात अब आपके सामने आ रही। तो जो तात्कालिक असर है, बहुत सारे बड़े व्यापक असर है दूरगामी, हम उन्हें तात्कालिक असरों को समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले इसके पीछे की राजनीति देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को थमने को भारत पे टैरिफ से जोड़ दिया है। यानी जब तक वहां तोपें गरजना बंद नहीं होंगी, ड्रोन और मिसाइलों के हमले बंद नहीं होंगे, तब तक भारत से टैरिफ नहीं हटाया जाएगा। और भारतीय बाजारों को लग रहा था कि तात्कालिक है, ट्रंप मान जाएंगे, जैसे वो वोलेटाइल ढंग से काम करते हैं, इसे वापस ले लेंगे। वैसा नहीं हुआ। कल सरकार की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया। तो ये वास्तविकता स्वीकार कर की जा रही है अब बाजार में और सब जगह कि ये टैरिफ लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई वार्ताएं भी नहीं हुई। तो जो तत्काल बड़े असर हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए आज बाजार में इतना बेचैन दिखाई दिया विपुल जी, तत्काल जो बड़े दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि अब अमेरिका के इंपोर्टर कपड़े, ऑटो पार्ट्स, जेम्स ज्वेलरी और सी फूड के ऑर्डर रद्द कर देंगे, क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी कि शायद ये टैरिफ ना लगे या ट्रंप मान जाए, वो नहीं होता। इसका अब ये सारे ऑर्डर्स वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको की तरफ जाएंगे। उन्हें 30 से 35% का तो फायदा वैसे भी टैरिफ में मिल रहा है, और इससे भारत में, हम कितना भी इसको नकार लें कि नहीं असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अगले 15 दिन में, 20 दिन में इसका असर दिखेगा। कई जगह दिखने लगा है। कंपनियों के पास इन्वेंट्री पाइल अप होना शुरू होगी, वर्किंग कैपिटल की कमी होगी और उत्पादन में कमी दिखाई देगी। तो पहली चीज है। दूसरा, इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ऑटो एंसिलरी उद्योगों में करीब करीब 10 से 15 लाख नौकरियां रिस्क में हैं। सूरत, तिरपुर, लुधियाना और पुणे पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। छोटे और मझोले उद्योग, उनके लिए तो निर्यात करना इससे मुश्किल हो रहा है। रुपए पर बड़ा असर पड़ा। देखिए, आज रुपया 88 की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। रुपए में तेज गिरावट थी, जबकि डॉलर में तेज गिरावट आई कल, फेड और डोनाल्ड ट्रंप के विवाद के बावजूद। लेकिन रुपया मजबूत है, आरबीआई को लगातार हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये चुनौती बढ़ती जाएगी, रुपए पर दबाव बढ़ता रहेगा। कंपनियों की कमाई और पर संकट है, दिखाई दे रहा है हमको बाजार में, और अब तो ये स्थायी तौर पर अगले तिमाही, एक तिमाही तो इनकी खराब जाने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत की ग्लोबल इमेज है, उसको अब चुनौती बढ़ती दिखाई देंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब बाजार को अपने दोस्तों और अपने प्रतिद्वंदियों के बीच में बांटने की कोशिश करेंगे, और जहां भारत प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने खड़ा दिखाई देगा। और जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता, तब तक शायद ट्रंप रियायत देने को तैयार नहीं होंगे। जीडीपी पे भी असर अब दिखेगा। 12 से 18 महीनों में करीब भारत की जीडीपी में, जैसा हम बराबर कहते रहे हैं कि करीब करीब 0.2 से लेके 1% तक की कमी आ सकती है, और विकास दर अब 6.5% से नीचे जा सकती है। तो ये सब वास्तविकताएं हैं, जिन वास्तविकताओं को अब बाजारों ने स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन सर, ये मुझे एक चीज़ आपसे समझनी है कि मतलब ऐसी मतलब हड़बड़ाहट क्या थी जब तारीख पहले से तय थी, तो उस डेडलाइन से पहले जो है टैरिफ लगाने के पीछे क्या वजह? मतलब ये नाराज़गी है भारत के प्रति, कोई गुस्सा है, क्या वजह आप मान रहे हैं कि 24 घंटे की भी डेडलाइन जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई? नहीं, लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसकी घोषणा पहले से कर चुके थे। बाजारों की प्रतिक्रिया, बाजारों को ये लग रहा था कि शायद लास्ट मोमेंट तक कोई बात बन जाएगी, 25% तो हट ही जाएगा, 25% बना रहेगा, तो चलिए उसके साथ जी लिया जाएगा, टैरिफ के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस 50% टैरिफ की पुष्टि कर दी, और इसके बाद और व्यापार वार्ता भी नहीं थी भारत की तरफ से। जबकि कल भी यह बात कही गई थी, आप याद करिए, कि भारत व्यापार वार्ताओं के लिए तैयार है, खुला खुला है। मतलब इसका मतलब कि भारत व्यापार वार्ताओं से बाहर नहीं हुआ था। तो आज बाजार ने कोई रियलिटी, वास्तविकता समझ में आ गई कि भाई रिश्ते अब ऐसे इस
इस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वापसी में लंबा समय लगेगा। और इसीलिए आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने लगातार बिकवाली की थी और अपनी बिकवाली आज बढ़ा दी, और इसीलिए हमें रुपए पर दबाव दिखाई दिया। तो अब अभी तो भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्तों का की जो ढलान है या जो जो चुनौती है वो बहुत गहरी होती दिखाई दे रही है। और इसे पुष्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार हर दूसरे दिन कुछ ऐसा बयान भी दे रहे हैं जो ये साबित करता है कि ये फैसला किसी गुस्से में, किसी उत्तेजना में नहीं, बल्कि बेहद सोच समझ के लिया गया। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि रूस को सजा देने के लिए अमेरिका भारत को सजा दे रहा है, रूस युद्ध बंद कराने के लिए। और ये बिल्कुल अनोखा अपने तरीके का अजीबो गरीब पैमाना है अमेरिका का जो उसने लागू किया है। तो अब तो भारतीय बाजारों को इस बात को, इस झटके की को सहने की तैयारी करनी है। फिर इसीलिए आज हमने बाजारों में अचानक ये बेचैनी भरी गिरावट और घबराहट देखी थी। सवाल अब बाज़ार पे आते हैं सर, कि बाज़ार के अंदर जो इस समय पैनिक मचा हुआ और जिस तरह की गिरावट देखने को मिली, ये क्या अभी आपको लग रहा है कि अब चूँकि आज तो पहला दिन था, अब आगे और दबाव बढ़ेगा, या फिर बाज़ार इसको काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर चुका है? आप कैसे देख रहे हैं बाज़ार को अभी? मुझे लगता है बाजार फैक्टर इन कर चुका होता तो आज नहीं गिरता, क्योंकि बाजार को ये पता था कि टैरिफ आने वाले हैं। पर बाजार की कहीं एक एक हल्की सी फेंट सी उम्मीद थी कि शायद लास्ट मोमेंट पे डोनाल्ड ट्रंप इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दें, जैसा कि ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में बार बार किया है। तो बाजार को आज जो शॉक लगा वो ये लगा कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, उम्मीद सारी खत्म हो गई। अब बाजार इसके जो जमीनी असर है उनको फैक्टर इन करना शुरू करेगा, क्योंकि अब वो किस उद्योग पर कितना असर पड़ेगा, कितने निर्यात में असर होगा, और अब बाजार इसके थोड़े लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म असर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। अगर अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कोई बातचीत नहीं होती दोनों देशों के बीच में, तो अब ये कि कंपनियां कहाँ शिफ्ट करेंगी। बहुत सारी कंपनियां भारत से उत्पादन शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी, मैक्सिको में, वियतनाम में अमीरात में। इसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, विदेशी निवेशक जो लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे थे, वो अब और ज्यादा एग्रेसिव होकर बाजार में बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। तो बाजार को ने के लिए अप्रत्याशित तो नहीं था, लेकिन बाजार को इतनी उम्मीद जरूर थी कि शायद चीजें कुछ बात बन जाएगी, पर बनी नहीं है। तो अब डर और अनिश्चितता ज्यादा है, खासतौर से जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाले देश है। दूसरा, एक और बड़ी बात जो अंदर खाने मेरी यहाँ लोगों से बात हो रही थी, वो भी है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ रुकेंगे नहीं। शायद हो सकता है वो कुछ और टैरिफ भी लाने की कोशिश करें, सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए, क्योंकि वो अब इस पूरी तैयारी में है कि वो भारत को लगातार निशाना बनाते रहेंगे। डर ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन भी रूस वाले मामले में शामिल होता है और सख्ती बढ़ाता है, तो फिर चुनौती भारत के लिए थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। अब सर बाज़ार के लिए जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो है जीएसटी कट, जिसमें कि अभी 3-4 तारीख को बैठक होने जा रही है। क्या आपको लगता है वहाँ पे कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जो कि बाज़ार को एक नई ऊर्जा दे सके, या फिर आपको लगता है कि अभी इस मामले में समय लग सकता है, वहाँ से भी निराशा हाथ लग सकती है? विपुल जी, थोड़ी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। जीएसटी काउंसिल की एक ही बैठक में बहुत बड़ा फैसला हो जाए, टैक्स कट का स्लैब्स बदल दिए जाएं, थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि राज्यों के साथ तो अभी तक इस मामले पर ऑफिशियल वार्ता भी नहीं शुरू हुई, जो हम बराबर कह भी रहे हैं और हमने पिछले सप्ताह आपको अर्थम में भी बताया। कमेटी के पास तो रिपोर्ट 2021 से पड़ी हुई है, वित्त आयोग ने तो 15वें वित्त आयोग ने कह दिया था, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने कभी ऑफिशियली टैक्स को, स्लैब्स को हटाने और कट करने पे कोई डिस्कशन नहीं शुरू हुआ। तो पहली बैठक है पिछले साल दिसंबर के बाद जिसमें इस पे चर्चा शुरू होगी, मसौदा क्या है। देखना इस बैठक में महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों का रुख क्या होता है, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र से एक बड़ा बेल आउट पैकेज मांगेंगी। वो पैकेज, कंपेंसेशन पैकेज जब तक नहीं होगा, राज्य सरकारों को राजी करना मुश्किल होगा। तो मुझे दो विकल्प दिखाई देते हैं। एक 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 रोड मैप जैसा जीएसटी काउंसिल बना दे इसके भीतर, जिसकी संभावना बनती दिखती है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे क्रमशः इन चीजों को कम करेंगे, बाजार के लिए राहत होगी कि चलो कुछ तो बातचीत शुरू हुई। और कुछ वो टोकन रियायतें दे दे कुछ चीजों पर, जिन पर जीएसटी काउंसिल आमतौर पर बराबर टैक्स रेट बदलती रही है। 1,000-1,500 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं जीएसटी में जब से आया है जीएसटी। तो कुछ चीजों पर टोकन रियायतें दे दे, जिसमें ये कि चलिए अभी से हमने बीमा पर जीएसटी में थोड़ी कमी कर दी, कुछ सिलेक्टिव चीजों पर जीएसटी के दरों में कमी कर दी, और उसे बाद में ओवरऑल जो डिस्कशन है उसमें शामिल कर लिया जाए। तो बाजारों को नथिंग इज बेटर देन समथिंग वाली स्थिति की, सब कुछ जाने के बजाय कुछ तो मिलने की उम्मीद होगी। पर अगर आप ये माने कि हम जितनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि 2 स्लैब्स आ जाएंगे, तुरंत चीजें जो रीफिटमेंट हो जाएगा,
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर में, वो एक बैठक में हो जाए, इसकी गुंजाइश तो कम दिखाई देती है। खासतौर से जो नुकसान है, जो लॉसेज हैं, उनको उनको उनकी भरपाई का जब तक कोई मजबूत फार्मूला तैयार नहीं होता। और अभी वो फार्मूला जीएसटी काउंसिल की मेज पर नहीं है। टैक्स कट करने का फार्मूला तो है, क्योंकि की रिपोर्ट तो मौजूद है जो सम्राट चौधरी की कमेटी ने दी थी, पर उससे जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसका कोई दस्तावेज, इसका कोई फार्मूला भी जीएसटी काउंसिल की मेज पे नहीं है। आज का दिन तो बाजार के लिए वैसे भी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी, छोटा हफ्ता, थर्सडे को फिर जो है निफ्टी की एक्सपायरी, और उसके ऊपर ये टैरिफ का वो एक महत्वपूर्ण इवेंट और है जो कि बाजार के लिए इस वीकेंड पे सर, जीडीपी के नंबर्स, क्या वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जीडीपी के नंबर्स कुछ मतलब सांसें भर सकते हैं क्या बाजार में? जीडीपी के नंबर पिछले क्वार्टर में तो हमें टैरिफ का उतना असर नहीं दिखा, क्योंकि टैरिफ अभी लागू है। तो आप औसत जिस रेंज की उम्मीद की जा रही है कि 6.4% के आसपास, 6.3% के आसपास के जीडीपी के नंबर आ सकते हैं। अगला क्वार्टर जीडीपी का ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिए, जहां पर हम ये देखेंगे कि फेस्टिवल सीजन भी है और टैरिफ का असर भी दिखाई देगा। तो उस सीजन के लिए, उस जीडीपी के लिए हमें क्या दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर के कंपनियों के नतीजे देखें, जो आप बेहतर देख रहे हैं, हम लोग बराबर एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड के नंबर देख लें, तो जीडीपी में कोई बहुत बड़ी रिकवरी या कोई बहुत बड़ा चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। जो हमने लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर की रुख देखा था, लगभग वैसा ही डिमांड का और बाकी चीजों का रुख रहेगा। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से हमें सपोर्ट आता, बेहतर सपोर्ट आता दिखाई देगा। तो पिछला जीडीपी और अगले महीने के जीडीपी में बड़ा, अगले क्वार्टर के जीडीपी में बड़ा फर्क होने वाला है, क्योंकि तब हम ये असली असर जो 20-25 बेसिस पॉइंट से लेके एक 100 बेसिस पॉइंट तक का असर है टैरिफ का, वो इसमें फैक्टर इन होना शुरू होगा। तो छोटा सप्ताह है, बाजार गणेश जी की पूजा करेगा, गणेश जी की प्रार्थना करेगा और उम्मीद करेगा कि कल गणपति आ रहे हैं तो गणपति की प्रार्थना करेगा कि ये टैरिफ का विघ्न जो है वो जल्दी दूर हो। और अनंत चतुर्दशी को जब लोग गणेश का विसर्जन करें, तब तक बाजार में मुनाफे की और फायदे की वापसी हो जाए। बिल्कुल। एक छोटा सा चलते चलते लास्ट का छोटा सा सवाल है सर, तो आपने अभी जीएसटी की बात तब हम लोग कर रहे थे, एक उस पर काउंटर एक बात निकल के आ रही है कि अगर जैसा कि आप कह रहे थे कि आसान नहीं होगा ये, और अगर ये जीएसटी कट डिले होता है तो फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि त्यौहार पे जो या फिर अभी भी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीद, और उनको ये लग रहा है कि गाड़ी सस्ती जो है 2 महीने बाद हो जाएगी, तो ये क्या जो इस क्वार्टर के नंबर हैं वो भी आने वाले जब क्वार्टर के नंबर आएंगे Q2 के, तो उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है क्या? क्योंकि एक कहीं ना कहीं पब्लिक में एक मैसेज तो गया है कि गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, ये सस्ता हो जाएगा, तो लोग क्या वेट करेंगे ये जब इम्प्लीमेंट होगा, तो उससे लोगों के अगर परचेजिंग डिले होती है तो उसका भी असर Q2 के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, फिर तो दूसरी तिमाही भी खराब हो जाएगी। देखिए, निश्चितता मैंने कहा कि Q2 दो ट्रेंड्स के बीच में टकराएंगे नंबर। Q2 का मैक्रो पिक्चर थोड़ा उलझा हुआ है। एक असर जो टैरिफ का छोटे उद्योगों पर, निर्यात पर आएगा, वो Q2 में खुलकर सामने आएगा, और दूसरा Q2 में सरकार की तरफ से जो कंजम्पशन को बूस्ट करने की, सपोर्ट करने की कोशिश चल रही है जीएसटी की तरफ से, उसके नतीजे आएंगे। तो अब वो बूस्ट कितना बड़ा होता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि कंपनियों से जो मेरी बात हो रही थी, डीलर से बात हो रही, तो वो बेहद अनिश्चितता में, क्योंकि कंपनियों ने इस रियायत के इंतजार में, अंदाज में अपने प्रोडक्शन नहीं किया था। उनको इसका अंदाज नहीं था कि ये रियायत आएगी इतनी जल्दी, इस क्वार्टर में आएगी। तो चाहे वो कंपनियां हो या ग्राहक हो, दोनों को ये समझने की जरूरत होगी कि ये जब रियायत आएगी तब मिलेगी। तो इसलिए यह निश्चितता आपको ग्राहकों में भी दिखाई दे रही। कंपनियां भी कह रही हैं कि लोगों ने कारों की खरीद या बुकिंग टाल दी है भविष्य के लिए, कि जब तक जीएसटी के फैसले नहीं आ जाते हैं। पर ऑटो पर हम अपने कार्यक्रम में, अर्थ में विस्तार से बता चुके हैं, ऑटो पर जीएसटी कट करना बहुत पेचीदा मामला है। इतनी आसानी से जीएसटी ऑटो पर कट नहीं किया जा सकता। हो सकता है छोटी रियायतें जीएसटी काउंसिल घोषित करे अपनी सितंबर की पहले हफ्ते की बैठक में, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चरल सुधार करने में तो जीएसटी को समय लगेगा। विपुल भाई, 4-5 स्लैब का जीएसटी बनाने में इतना समय लग गया, उन स्लैब को आपको सिकोड़ के 2 में ले आना है। उसके लिए कितना फिटमेंट बदलना है, जीएसटीएन के नेटवर्क में कितना बदलाव करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में कितना बदलाव करना है। जीएसटी को जो भीतर से देखता है, जानता, वो ये समझ सकता है कि ये कितना बड़ा और टीडियस और लंबा प्रोसेस है। तो बाजार और निवेशक और कंपनियां इस वास्तविकता को कम से कम कंपनियां और निवेशक तो इसको वास्तविकता को समझ रहे हैं।
रियायतों की उम्मीद है, थोड़ी बहुत रियायतें जीएसटी काउंसिल दे सकती है, लेकिन अभी भी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। लेकिन सरकार को भी अंदाज है कि बाजार का सेंटीमेंट खराब है, कंजम्पशन का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करना ही होगा, जिससे कि उम्मीद इस त्योहारी सीजन में कम से कम जो लॉस कंपनियों को एक्सपोर्ट मार्केट से हो रहा है उसका कुछ हिस्सा डोमेस्टिक रिकवरी से कवर किया जाए। बिल्कुल। चलिए, अब इस पर हमारी निगाहें रहेंगी सर। आगे जो भी अपडेट्स आती हैं उस पर हम लोग आगे भी बोनस पॉइंट में बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और सर, कल चूँकि गणेश चतुर्थी है तो कल हम अपना कार्यक्रम लेकर के भी नहीं आ पाएंगे, तो अब दर्शकों से फिर मुलाकात सर गुरुवार को होगी। जी बिल्कुल, कल गणेश की स्थापना है, गणेश का आगमन है, तो आप स्वागत करिए गणपति का और उनसे प्रार्थना करिए कि अर्थव्यवस्था से विघ्न दूर हो। हमारी आपकी मुलाकात अब गुरुवार को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन गणेश चतुर्थी का दिन जरूर है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। आप कल जुड़िए लाइव हमारे साथ 1 बजे सुबह। अपना जो भी आपको स्थापना करनी है, पूजा करनी है, आप कीजिए। और उसके बाद दोपहर 1 बजे जो है हम अपना कार्यक्रम लेकर के आएंगे। 1.25 लाख टके का शेयर बाजार में बड़ी असमंजस और बड़े ही तकलीफ से रिटेल निवेशक गुजर रहे हैं, तो उनकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश होगी। रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद होंगे शाम को 4 बजे। अगर आपका म्यूचुअल फंड में निवेश है तो वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी आपको बताएंगे। गोल्ड को लेकर के भी स्पेशल शो लेकर के आ रहे हैं। तो कल का दिन आप सुबह की अपनी व्यस्तता जो भी कार्यक्रम है वो निपटाइए और दोपहर से हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।